जब कोई व्यक्ति एलआईसी की पॉलिसी लेता है और किसी कारणवश जब एलआईसी की प्रीमियम वो भर नहीं पाता है तो उसकी पॉलिसी या तो ग्रेस पीरियड में चली जाती है या फिर वह पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अलग अलग कंडीशंस में इसकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। यदि वह पॉलिसी मंथली मोड में होता है तो 15 दिनों तक का उसको ग्रेस पीरियड दी जाती है, यानी कि ड्यू डेट के बाद वो 15 दिनों के अंदर यदि प्रीमियम भर देता है तो उसको फाइन नहीं देनी पड़ती, यानी लेट फी नहीं देनी पड़ती। यदि वह प्रीमियम क्वार्टरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में या ईयरली मोड में होता है तो उसको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कि यदि 30 दिनों के अंदर वो प्रीमियम भर देता है तो फिर उसको लेट फी नहीं देनी पड़ती है और उसकी इंश्योरेंस कवरेज भी चालू रहती है। और इस बीच यदि लाइफ एश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो फुल इंश्योरेंस कवरेज प्रदान की जाती है। लेकिन यदि ग्रेस पीरियड बीत गई, ग्रेस पीरियड चली गई तो फिर 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होता है। इस बीच वो पॉलिसी पूरी लैप्स नहीं होती लेकिन लैप्स कंडीशन में ही कहलाती है और 6 महीने के बाद वो कंप्लीटली लैप्स हो जाती है। इस बीच अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है, यानी कि ग्रेस पीरियड के बाद 6 महीने के अंदर यदि पॉलिसी लैप्स होती है तो अलग अलग माह, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कितने वर्षों तक पॉलिसी चली है उस हिसाब से अलग अलग कंडीशंस के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार क्लेम सेटलमेंट होता है और उस हिसाब से क्लेम प्रदान की जाती है। तो ग्रेस पीरियड बीत जाने के बाद पॉलिसी लैप्स होती है और 6 महीने के बाद कंप्लीटली लैप्स हो जाती है और उसके बाद क्लेम रिजेक्ट भी हो सकती है। तो 6 महीने के अंदर यदि प्रीमियम वो देता है तो उसको 9.5% का लेट फी देना पड़ता है, साथ में लेट फी पर 18% का जीएसटी लगता है। ये दोनों कैलकुलेट करके उसको प्रीमियम देनी पड़ती है। ग्रेस पीरियड टर्म इंश्योरेंस का अलग होता है। 15 दिनों के बाद वो पॉलिसी पूरी तरह से लैप्स हो जाती है और उसके बाद किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस अपने ड्यू डेट से पहले ही भर दी जाए, कम से कम ड्यू डेट पर ही भर दी जाए। लेकिन जो मंथली मोड में होता है उसके लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। उसके बाद उसको कंप्लीट लैप्स होने में 6 मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पॉलिसीज को नेक्स्ट कंप्लीटली लैप्स होने में 6 मंथ लगते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद, 30 दिनों के बाद वो लैप्स हो जाती है और उसके बाद लेट फी के साथ ही वो उस पॉलिसी को दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपने यदि इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में आप ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी को भर दें। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 दिनों का मंथली मोड में और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में जो 1 महीने का यानी कि 30 दिनों का मिलता है तो उसके अंदर ही आप प्रीमियम पे कर दें, जिससे कि आपका इंश्योरेंस कवरेज भी चालू रहे और क्लेम पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि आपने जिस पर्पज से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो फुलफिल हो सके। यदि पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसको रिवाइव करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चलाई जाती है एलआईसी की तरफ से और उस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के अंतर्गत जो आपकी लेट फी होती है उस लेट फी पर कुछ छूट दी जाती है और उस पर जीएसटी भी कम कर दी जाती है। तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के समय आपके लेट फी पर छूट मिलती है और उसमें जिसकी अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट वाली जो प्रीमियम्स होते हैं उनको इससे बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि उसके लेट फी और जीएसटी पर कंसेशन मिलता है और उसके अमाउंट थोड़े कम हो जाते हैं। अब यदि पॉलिसी किसी की लैप्स हो गई या ग्रेस पीरियड में चल रही हो और इस बीच अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो निश्चित रूप से क्लेम पर उसका इफेक्ट होता है, क्लेम अमाउंट पर उसका इफेक्ट होता है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से क्लेम अमाउंट काउंट की जाती है। उस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि किस कंडीशंस में कितने अमाउंट मिलते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझें कि यदि ग्रेस पीरियड में होती है तो भी उसके क्लेम अमाउंट पर इफेक्ट होगा और यदि लैप्स हो गई पॉलिसी तो चाहे तो कंपनी क्लेम देने से मना भी कर सकता है, यानी क्लेम रिजेक्ट भी हो सकती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिसी ग्रेस पीरियड में ना जाए और अगर ग्रेस पीरियड में चली गई तो कम से कम पॉलिसी लैप्स ना हो, जिससे कि आपके क्लेम पर इसका कोई इफेक्ट ना हो। यदि आपकी पॉलिसी 2 वर्ष चल चुकी है, उसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई और पॉलिसी रिवाइव करने के अमाउंट भी आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो लोन कम रिवाइवल करवा सकते हैं, यानी आपको उसी पॉलिसी पर लोन दे दी जाएगी और उसी लोन से आपकी पॉलिसी भी चालू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप लोन अमाउंट को भर देंगे और फिर आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी और आपके लोन अमाउंट भी क्लियर हो जाएंगे। ये लोन कम रिवाइवल अलग अलग पॉलिसीज के और अलग अलग कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के पॉलिसीज पर कितने वर्षों में कितना अमाउंट देंगे। तो ये अलग अलग पॉलिसीज पर अलग अलग तरह से काउंट होते हैं। ये आपको चेक कर लेना होगा कि आपकी पॉलिसी लोन कम रिवाइवल हो सकती है या नहीं। अब आइए रिवाइवल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिवाइवल के लिए अगर एडल्ट व्यक्ति है, यानी उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, खुद के नाम की पॉलिसी है, तो उसके लिए 680 नंबर फॉर्म लगेंगे। रिवाइवल फॉर्म है ये 680 एडल्ट के लिए और इसके साथ
कोविड क्वेश्चनरीज लगेंगे, यानी कोविड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 2 फॉर्म लगेंगे और इसके अतिरिक्त उसके साथ उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, साथ में एक फ़ोटो देनी होगी। यदि अमाउंट 10,000 के ऊपर हो तो उसके साथ में उसको एड्रेस प्रूफ भी देने होंगे और साथ में एक फ़ोटो भी अटैच करना होगा। यदि पॉलिसी बच्चों के नाम पर है तो उसके लिए 720 नंबर फॉर्म लगेंगे रिवाइवल के लिए, और यदि साथ में PWB यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ली हुई हो तो साथ में 720 के साथ 680 फॉर्म को भी अटैच करना होगा और साथ में कोविड का क्वेश्चनरी भी लगेगा। तो इस तरह से एडल्ट के लिए अलग फॉर्म है और बच्चों के लिए अलग फॉर्म है। इन सब के साथ कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। एक फोटोकॉपी आप कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का निकलवा लें और उस फोटोकॉपी को यानी उसके जेरोक्स को इसके साथ आप अटैच कर दें। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्म लगेंगे, साथ में आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स बताई गई एडल्ट के लिए वो लगेंगे और जो चाइल्ड के लिए बताई गई वो लगेंगे। यदि बच्चा स्कूल गोइंग है यानी वो अगर स्कूल जाता है तो उसके लिए स्कूल जाने का एक प्रूफ, साथ में उसका आइडेंटिटी प्रूफ या उसके डायरी का फर्स्ट पेज का जेरोक्स, जिससे कि प्रूफ हो कि वो किस क्लास में किस स्कूल में जा रहा है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ उसकी हो, वैसा एक कॉपी आपको साथ में जेरोक्स या फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। तो बच्चों के लिए स्कूल गोइंग प्रूफ देना आवश्यक होता है। जो डॉक्यूमेंट्स बताई गई उनको ठीक से समझ लें कि किस कंडीशंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि किस कंडीशंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसकी क्या प्रोसेस है। आगे बताई जाएगी कि आप इसका फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का क्वेश्चनरी का जो फॉर्म है उसको भी बताई जाएगी कि उसको आप किस प्रकार से फिलअप करेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी। तो आइए अब फॉर्म्स को देख लेते हैं। ये देखिए फॉर्म नंबर 680 है, 680 फॉर्म नंबर, जो कि रिवाइवल एडल्ट के लिए लगती है। आप यहाँ पे इसको गौर से देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी होंगी। यहाँ पे एक एक करके बताई जाएगी। यहाँ देखिए डिवीजन ऑफिस लिखना है, यहाँ ब्रांच ऑफिस लिखना है, ब्रांच ऑफिस का कोड भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे एजेंट का नाम लिखना है जो कि विटनेस कर रहा है, जो कि इसके लिए रिवाइव कर रहा है, और यहाँ साइड में एजेंसी कोड उसकी देनी होगी। अब उसके नीचे आते हैं नंबर 1 पे। ये देखिए यहाँ पे फुल नेम ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, जिसके नाम पे पॉलिसी है उसका फुल नेम कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे लिखेंगे, ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको टिक कर लेंगे। उसके नीचे में फुल एड्रेस है, यहाँ पे आपको उसका फुल एड्रेस जो कि पॉलिसी में है वो भरनी होंगी। और यहाँ पे उसकी मोबाइल नंबर आपको लिखनी होंगी। वो क्या काम करता है वो लिखना है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अब यहां पे नीचे में एक एक कर उसके हेल्थ के बारे में पूछी जाएगी। पर्सनल हिस्ट्री, यहां पे डॉक्टर से मिला या नहीं, यस नो लिखेंगे। अगर डॉक्टर से मिला है तो यस लिखेंगे, हैव यू। यहाँ पे सब मेडिकल के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ नो लिखाएगा। सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, नो। कोई प्रॉब्लम है या नहीं, नो। अगर कोई प्रॉब्लम यस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी वहां पर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी चैनल है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, डिड यू एवर हैव एनी डिफेक्ट इन बॉडी डिफॉर्मिटी, नो। यह अल्कोहल लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, ये सब यहाँ पे लिखना होगा, यस नो। नहीं लेते हैं तो नो लिखना होगा। क्या पॉलिसी आपके ड्रॉप हुई है, विड्रॉन हुई है, नो लिखेंगे। और नीचे में यहाँ पे देखिए हाइट और वेट लिखना होगा, जो एक्यूरेट आपकी हाइट है और जो वेट है वो लिखनी होगी। तो इस तरह से आपका फ्रंट पेज कंप्लीट होगा। उसके बाद बैक पेज पर आते हैं। यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस पॉलिसीज के दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होगी, या तो दूसरी कंपनी में हो या खुद LIC में हो, उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी।
यहाँ पे फीमेल लाइफ के बारे में भरनी होगी। आर यू प्रेग्नेंट, नो, यस नो जो भी है। और उसके बाद नीचे में आएंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और नीचे में यहाँ पे उसकी साइन होगी और साइड में विटनेस करना होगा। किसी एजेंट का विटनेस भी करवा सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ विटनेस। और नीचे अगर यदि वो इलिटरेट है, अगर थंब इंप्रेशन डाला है, वो साइन नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर एक विटनेस को साइन करना पड़ेगा। वो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसने उसको समझा दिया है। अब आइए ये क्वेश्चनरीज है कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर नेम ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड लिखी हुई है, वहाँ पर उसका नेम लिखना होगा जिसकी पॉलिसी रिवाइव हो रही है, यहाँ पर उसका नाम और नीचे में उसकी पॉलिसी नंबर। यहाँ पे कंफर्म वेदर इट इज लाइफ टू बी एश्योर्ड हैज बीन लिविंग, क्या वो किसी भी कोविड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया है, नो लिखेंगे। यस नो जो भी हो आप उसको देख लेंगे। यहाँ पे डायग्नोसिस हुई है नहीं, उसके बारे में लिखेंगे। वैक्सीनेशन डिटेल्स यहाँ नीचे लिखेंगे, वैक्सीन कब ली गई है, यहाँ देखिए वैक्सीनेशन डिटेल्स, ये जरूरी है। ए नंबर पे देखिए डेट ऑफ फर्स्ट डोज कब ली गई, बी नंबर में सेकेंड डोज, नेम ऑफ वैक्सीन सी नंबर, और डी नंबर में क्या एडवर्स रिएक्शन उनको हुआ, नो। सिग्नेचर ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड यहाँ पे साइन करेंगे और लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट का नाम, डेट देंगे और प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पर ये रिवाइव हो रही है पॉलिसी। राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड या प्रपोजर का साइन होगा और लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। उम्मीद है कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे ये समझ में आ गई होगी। फॉर्म को आप ठीक से देखेंगे और पढ़ेंगे, इजी है, आराम से आप भर पाएंगे। यहाँ पे इस तरह से एक एक चीज़ समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जब फॉर्म आपके सामने आएगी तो निश्चित रूप से आप उसको देखकर समझ पाएंगे। यदि आप उसको फिर भी यदि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो किसी एजेंट का हेल्प ले लें या फिर किसी और पर्सन का हेल्प ले लें जो थोड़ी जानकार हो, जो फॉर्म भरना जानते हों, उनसे भी आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। उसमें नेम और आपकी हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, इसके बाद डिटेल्स ही भरनी होती है। और कोशिश करें कि जब आप हेल्दी हो तभी आप पॉलिसी रिवाइव करवाएं, वरना अनहेल्दी स्थिति में पॉलिसी जब आप रिवाइव करवाएंगे और जब आप सही आंसर भरेंगे और बाद में अगर किस तरह का कोई क्लेम होता है तो क्लेम पर इसका इफेक्ट ज़रूर होगा। तो कोशिश करें हेल्दी अवस्था में ही रिवाइव करें। और विटनेस यदि कोई एजेंट करता है तो बेटर है, यदि कोई एजेंट नहीं मिलता है आपको, यदि किसी अन्य व्यक्ति से आप विटनेस करवाते हैं तो फिर साथ में उसका एक आईडी प्रूफ भी अटैच करना होगा। तो उम्मीद है रिवाइवल से संबंधित सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी। थैंक यू।